प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जब भी ये सवाल आया तो हमने हमेशा कहा कि अखिलेश जी उम्मीदवार नहीं है प्रधानमंत्री की 19। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव नहीं लड़ती, एक भाजपा लड़ती है, फिर किसी एक राष्ट्रीय पार्टी को प्रयोग करती है। लखनऊ में बैठ के एक एक विधानसभा के 6-6, 7-7 हज़ार, 10,000, 15,000 वोट चिन्हित किए जा रहे हैं, इनको काट डरते तो आप लोग भी हैं ना। अयोध्या का नाम आते ही आप लोग उस पर बात करना नहीं पसंद करते हैं, आने से अवॉइड करते हैं। तो आपने नाम लिया। 2 माफिया दुनिया से चले गए, एक जेल में मर गया, एक पे अटैक हुआ वो मर गया। अतीक और मुख्तार की बात कर रहा हूँ। पुलिस अभिरक्षा में किसी की जान से गोली मार के मर जाना पुलिस की सफलता है या असफलता है, आप बताइए। नमस्कार, इंडियन प्रेस हाउस में आपका स्वागत है। मैं हूं नवल कांत सिन्हा। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो वर्तमान सरकार है, यानी योगी सरकार है, उसके खिलाफ बहुत मुखरता से आवाज़ उठाते हैं। टीवी चैनलों का एक प्रमुख चेहरा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह जी। उदयवीर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। हाँ, उदयवीर जी, आपसे बात की शुरुआत करें तो पॉलिटिक्स से पहले तो मैं शुरू करता हूँ कि आप जेएनयू में स्टूडेंट थे, और वहाँ जब आप थे तो क्या सोच रहे थे जीवन में क्या करेंगे, और ये राजनीति में कैसे पहुँचे आप? राजनीति तो मेरी रुचि तो हमेशा से रही, लेकिन ये तो आपका अनुमान और इशारा ठीक ही है कि एक्सीडेंटली मैं आया। मैं तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्या सेंट जॉन्स कॉलेज से पढ़ने के बाद दिल्ली तो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए गए थे। कई जगह प्रयास किया, कई जगह इंटरव्यू दिया, कई जगह कुछ किया, लेकिन अंतिम सफलता नहीं मिली। फिर नेट हो गया, सोचा कि डिग्री कॉलेज में पढ़ाएंगे, कुछ दिन पढ़ाया भी, और राजनीति में रुचि शुरू से रही, हिस्सेदारी भी लेते रहे छात्र संघों के दौरान भी। तो धीरे धीरे फिर फुल टाइमर की तरह पार्टी में शामिल हो गए, ज्वाइन कर लिया, और शुरू से ही थोड़ा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, समाजवादी विचार की ओर ही तो झुकाव रहा। तो कभी ये लाइन परिवर्तित नहीं हुई, चल रही थी लेफ़्ट में। वहाँ जेएनयू के अंदर थोड़ा लेफ़्ट का ज़्यादा रुझान था, बाहर आए तो फिर उस तरीके से। और माननीय अखिलेश जी का सहयोग, सानिध्य, आशीर्वाद भी टाइम से मिलता रहा, तो और पार्टी में सक्रियता बनी रही। अच्छा, आपने शुरुआत की जेएनयू की जो समाजवादी अप्रोच है, या जो बीजेपी कहते हैं कि कम्युनिस्ट अप्रोच है, उससे आगे बढ़कर कहती है कम्युनल अप्रोच है। तो क्या वाकई ऐसा है कि बीजेपी जो बात कहती है उसमें कितनी सच्चाई है? बीजेपी की तो किसी बात में सच्चाई होती ही नहीं है। वो तो उनका प्रचार कुछ होता है, विचार कुछ होता है, और कार्य उससे अलग होता है। आज भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा दुखी वही नज़र आएंगे। सरकार तो ज़रूर है, लेकिन जो प्रचार किया न तो वो हुआ, न जो विचार बताया न वो हुआ, वो तो कुछ और ही रहा है। तो जेएनयू तो बहुत ही डाउन टू अर्थ यूनिवर्सिटी, बहुत ही प्रगतिशील यूनिवर्सिटी, और एक समय में गांव देहात का जो लड़का हैंड टू माउथ होता था, जिसका परिवार शिक्षा के लिए, वो भी अगर वहाँ का एंट्रेंस पास करके चला जाता था, और एंट्रेंस में भी प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी, तो उसमें थोड़ा सुविधा मिलती थी रूरल एरिया से आने वालों को, तो वो आगे बढ़ जाता था, दुनिया देख ले समझ लेता था। अब जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से वो पूरी तरह जुटे हुए हैं जेएनयू का पूरा करैक्टर, नेचर सब बदलने में। अगर जेएनयू को भी एक अन्य यूनिवर्सिटियों की तरह, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाए, जहाँ टीचर और स्टूडेंट सब अपने अपने हिसाब से चलने लगें, एजुकेशन और रिसर्च के स्टैंडर्ड से मतलब न रहे, तो ऐसा हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बचेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है मेरी नज़र में। तो जेएनयू के बारे में बहुत दुष्प्रचार किया गया है और सिस्टमेटिकली किया गया है, लेकिन मैंने जितने दिन रहा, देखा, समझा, बहुत ही डेमोक्रेटिक यूनिवर्सिटी और बहुत प्रगतिशील, बड़ी आज़ादी के साथ। खैर, कुछ सीमाएं तो हर जगह हर चीज़ की होती हैं, अच्छे और बुरे कुछ न कुछ लोग हर जगह होते हैं, लेकिन बहुमत जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का इस देश समाज के लिए बहुत ही आगे ले जाने वाला था। मतलब कि अब नहीं है क्या वैसा स्वरूप? अब तो मामला अलग है। अब तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी केंद्र की सरकार जुटी हुई है। लोग प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देते हैं तो उनके लिए देखा जाता है कि ये कभी एबीपी में रहा है कि नहीं रहा है,
उनकी रिसर्च की क्वालिफिकेशन, उनकी एकेडमिक्स की क्वालिफिकेशन वो पीछे रह जाती हैं। और जिस तरह का वहाँ का प्रशासन लोगों को कल आज ही मैं सुन रहा था, कई छात्र संघ के चुने हुए पदाधिकारियों को एक्सपेल कर दिया गया, हॉस्टल से निकाल दिया गया। तो वहाँ तो वो एक उसे वैचारिक गढ़ समझ के जीतना चाहते हैं, ध्वस्त करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि वो चीन को ध्वस्त कर रहे हैं, वो रूस को ध्वस्त कर रहे हैं। अरे उन चीन और रूस के साथ में तो हाथ मिलाते रहते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, और यहाँ की एक प्रगतिशील यूनिवर्सिटी है उसके पीछे पड़े हैं। नहीं, उस पे आरोप ये लगाए जाते हैं, वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि वहाँ पे नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। ऐसे जो लोग हैं वो यूनिवर्सिटी से बाहर होने चाहिए और उसी की सफाई की वो कोशिश करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा किसी ने नारा लगाया भी तो उस पर कार्रवाई करोगे कि यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ जाओगे? अगर किसी ने ऐसा नारा लगाया, आरएसएस के कई लोग पकड़े गए इस आरोप में कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। कोई व्यक्ति अगर किसी खराब मंशा से आपकी इंडियन प्रेस हाउस में नौकरी करने लग जाए, मेरी पार्टी की सदस्यता ले ले, क्या एडवांस मालूम होता है? वैसे मैं जितने दिन रहा हूँ वहाँ के लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, आज़ादी का मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। आज़ादी का मतलब ये नहीं करते कि हम देश के झंडे को, कानून को नहीं मानेंगे। जहाँ के छात्र संघ का चुनाव छात्र ही मिल के करा लेते हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वॉल्वमेंट ना होता हो, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ना होता हो, जहाँ कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दे, यूनिवर्सिटी के मेजॉरिटी स्टूडेंट ये कहते हैं कि कोई हाथ नहीं लगाएगा। उस यूनिवर्सिटी में बताते हैं कि देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति ने एक शब्द नाराज़गी से सरकार के खिलाफ बोल दिया तो उसे राजद्रोह बताने लगते हैं। जब इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म हो जाएगा और इतने एक्सट्रीमिस्ट तरीके से टारगेट करेंगे तो ये कानून गौड़ हो जाएंगे। देश विरोधी, आतंकवादी और एक सामान्य स्टूडेंट लीडर का अंतर ही मिट जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कौन क्या है। तो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आरोप लगाने से पहले उनकी गंभीरता को भारतीय जनता पार्टी समझती नहीं है। उसे लगता है उसकी सरकार है, ऐसे ही बनी रहेगी। तो जो भी उनके खिलाफ उठने वाली आवाज़ें हैं उनका कुछ कर डालिए। यूपी में देखिए अमिताभ ठाकुर, अगर IPS और ठीक ठाक नौकरी में क्रेडिबिलिटी रही, उसको सिपाही दरोगा छोटे छोटे अपराधों में लादे टांगे टांगे घूम रहे हैं, और दुर्दांत अपराधी और माफियाओं की सुरक्षा में लगी है सरकार। तो ये बिल्कुल उल्टा व्यवस्था पैदा कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। आपने भी जिक्र किया कि आप जब स्टूडेंट लाइफ में थे, JNU में थे, अखिलेश जी के संपर्क में आप आ चुके थे, तो उनसे कैसे मुलाकात हुई और कैसे आपके संबंध बढ़े? मेरा परिचय तो उनका स्कूल के दिनों से था। वो मेरे सीनियर थे मिडिल स्कूल धौलपुर में, और मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला भी हूँ। मेरा घर फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। उनके पारिवारिक बैकग्राउंड जो है मैनपुरी इटावा का है, आप सब पूरा देश जानता है। तो मैं उनके स्कूल के समय से संपर्क में था, और मेरे बहुत अच्छे सीनियर माने जाते थे वो। तो सब लोग उनके स्नेह और प्रेम से उनके पास मिलने आते थे, मैं भी मिलने जुलने आता था। मैं JNU में छात्र संघ में हिस्सा लेता था, वो एक पॉलिटिकल फैमिली से थे और बाद में खुद सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए, तो मिलना जुलना और बढ़ता गया। वहाँ से आपके संपर्क शुरू हुए और जाहिर सी बात, आप जब पार्टी में आए तब जो पार्टी के जो कर्णधार थे, जो पार्टी के संस्थापक हैं मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव के संपर्क में कब आए आप, और उनके साथ अनुभव कैसा रहा, कुछ हमको बताइए। जब मैं JNU में रहता था तो माननीय अखिलेश जी से मिलने नेताजी के आवास पे आता था, तो माननीय अखिलेश जी वहीं मिलते थे। तो नेताजी से एक बड़े लीडर के तौर पे कम और माननीय अखिलेश जी के पिता के रूप में ज़्यादा मुलाकात होती थी, और हम लोग उनका सम्मान करते, और नेताजी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का बड़ा सम्मान करते थे। जब सुनते ही कि ये इस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का है, कई बार वो रिपीट करे जवाहर यूनिवर्सिटी। तो उनकी नज़र में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बड़ी इमेज थी, और कई कम्युनिस्ट बड़े लीडर क्षेत्रीय शासन के अध्यक्ष रहे थे जो नेताजी के साथ थे। तो नेताजी बहुत सम्मान की दृष्टि से यूनिवर्सिटी को देखते थे। और आप ये तो जानते ही हैं कि छोटे से बड़े तक नेताजी पहचानना, लोगों को ये एहसास कराना कि किसी भी परिस्थिति में मैं साथ हूँ,
और एक बार झांसी में युवा सम्मेलन हुआ था, तो मुझे उनके सामने बोलने का मौका मिला। मैंने कुछ विषय रखे तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की। मतलब मेरी जीवन में सार्वजनिक मंच पे इतनी तारीफ़ उन्होंने की, बहुत सारे लोग जो मुझे जानते नहीं थे वो परिचय करने लगे उसी दिन नेताजी की बात सुन के। क्योंकि जब मैं बोला हूँगा तो मैं तो कोई एक छात्र का प्रसाद सभा का राष्ट्रीय सचिव, बहुत सारे ऐसे हैं, कौन सुनता है ज़्यादा ध्यान से। लेकिन नेताजी ने जब मेरी अपने भाषण में चर्चा कर दी तो लोगों का ध्यान गया। तो नेताजी से हमेशा सहयोग, आशीर्वाद, मदद, समर्थन सब मिला। लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग छात्र सभा में थे तो माननीय अखिलेश जी प्रभारी थे, तो जाना आना माननीय अखिलेश जी तक ही ज़्यादा होता था। नेताजी जब मिलते थे आशीर्वाद ले लेते थे और बस इसी तरह चलता रहा। नेताजी के किस्से जो भी हैं, जितने सारे लोग जो उनसे मिले उनके कोई ना कोई अनुभव होते हैं और उस अनुभव को बहुत सुना जाता है, बहुत समझा जाता है। हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहे, कोई आपको ऐसी कोई किस्सा या घटना याद आ रही हो जिसको, या आपसे संबंधित हो किसी दूसरे संबंधित हो, जो आपको लगती हो कि ये लोगों के जानकारी में होनी चाहिए? नेताजी का बहुत ही सूक्ष्म स्तर की नज़र थी, छोटी छोटी चीज़ों को देख के और लोगों को अपनेपन का एहसास करा देते थे। जब लोग उनसे मिलते थे तो नेताजी का ध्यान ये रहता था कि मैं सामने वाले की शिकायत को उसी के मुंह से स्वीकार करवाऊँ। कमाल अख्तर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे समाजवादी योजना सभा के, मैं उनके साथ गया। नेताजी नाराज़ हो गए, उनके बाद बहुत नाराज़ हुए, तुम गुटबाजी करते हो, कई बार गलती है तो मानो, गलती है तो मानो। तो जब नेताजी वो नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं नेताजी मैं गलती होती है मैं मान लेता, गलती नहीं मानती। तो नेताजी कन्विंस हो गए। वो अपने कार्यकर्ता बहुत भरोसा करते थे। थोड़ी देर उन्होंने पूछा और उसके बाद पीठ ठोकी, बोला मुझे और भी खुशी है तेरी शिकायत गलत निकली। तो नेताजी के साथ ऐसा था कि जिसको बुलाते थे और जिसको डांट देते थे, आप समझ लीजिए, फिर उसकी पूरी बात भी सुनते थे, उसकी समस्या का समाधान भी करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेताजी ने किसी को डांट के भगा दिया हो। अगर किसी को डांट दिया होगा तो 2-3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद अगर हट गया होगा तो ढूंढ के बुलवा लिया होगा और फिर सुना होगा और कुछ लेके ही आया होगा उनके पास से। तो नेताजी कार्यकर्ताओं के दिल के बहुत की भावनाओं को समझते थे और हर किसी को ऐसा एहसास करा देते जैसे वो उसके अभिभावक हैं। नहीं, बात तो सही करें आप। केवल अपनी पार्टी के नहीं, हम लोग जो जर्नलिस्ट जिनको कवर किए हैं, नेताजी का हमेशा जो भी उनको कवर किया है वो हमेशा जी नेताजी का जो मानवीय रूप था या जो मदद करने की उनकी अप्रोच थी उसकी बहुत तारीफ करते रहे हैं। लेकिन मैं आना चाहूँगा, आपकी जो भूमिका अचानक बढ़ी उस दौर में, जब पार्टी में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और पार्टी में फ्रैक्शंस हो रहे थे और उसमें आपकी एक चिट्ठी थी जिसने पूरे देश में तहलका मचाया था और वो एक इतिहास बन गया, वो कहीं ख़त्म होने वाला नहीं है। आज आप उसके बारे में किस तरह से सोचते हैं? मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहता आज, क्योंकि उस समय मुझे जो समझ में आया, मुझे जो ठीक लगा, जो पार्टी में होना चाहिए या जो नहीं हो रहा है या गलत हो रहा है या जिससे पार्टी का नुकसान हो रहा है, वो माननीय नेताजी को पार्टी का अपना अभिभावक मान के उनके नाम मैंने लिख दिया। मैंने जो भी लिखा नेताजी को ही लिखा और नेताजी से अनुरोध किया कि आप कुछ करिए, क्योंकि वही पार्टी के मुखिया थे, सरकार के भी मुखिया ही थे। नेताजी अखिलेश जी उनके मार्गदर्शन में काम करते थे, मुख्यमंत्री थे तो क्या हुआ, और अखिलेश जी के पिता भी थे। तो मैं किसी अपने लिखे से वापस तो नहीं होना चाहता, लेकिन उन बातों को याद भी नहीं करना चाहता, इसलिए कि वो बातें अब सब समाप्त हो गई। वो जिन बातों को लेके इश्यूज़ आए थे, सरकार में बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करना चाहते थे, वो एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का षड्यंत्र था। उसमें कई लोग, बड़े लोग जो अब दुनिया में नहीं हैं, वो भी अपना भाजपा में एडजस्टमेंट, अमर सिंह साहब जैसे लोग देख रहे थे कि इसी में भारतीय समाजवादी पार्टी को तोड़ फोड़ के इसी में अपना भाजपा के नज़दीक हो जाओ, वो लोग भी देख रहे थे। कई बहुत सारे महत्वाकांक्षी लोग, बहुत सारे लोग इसमें लगे थे। तो कई लोग तो ऊपर चले गए, कुछ सरकार जाने से पार्टी से चले गए। अब पार्टी में अपने लोग रह गए थे जो आपस में किसी गलतफहमी में आगे पीछे आ गए थे। सरकार चली गई, बातें साफ हो गई, अब सब एक साथ हैं, तो उसको याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आज फिर भी ये बात कहूँगा कि मैंने 100% एक पार्टी के
ज़मीनी कार्यकर्ता की जो ईमानदारी होती है, उस ईमानदारी को डाल के इस उद्देश्य से वो काम किया था कि पार्टी का भविष्य में नुकसान न हो। ये पार्टी हमारी, जैसे बहुत सारी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी खा गई। आप महाराष्ट्र में देखिए, एनसीपी, शिवसेना, पता नहीं क्या क्या, जो पार्टी के बनाने वाले थे उनका सिंबल चला गया भाजपा के सहयोगियों के पास, और वो बेचारे अपना नया सिंबल ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां समाजवादी पार्टी के सामने पैदा करने की भाजपा ने कोशिश की, और सारे विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, राष्ट्र कार्यकारिणी के सदस्य, सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है और साधुवाद है कि सब लोगों ने समझदारी से काम लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्र को नाकाम करके पार्टी का नुकसान नहीं होने दिया। मतलब आज पार्टी है तो सब है, और आज हम ही हैं जो भाजपा को चैलेंज कर रहे हैं। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि अगर उस समय आवाज़ ना उठाई होती और पार्टी की बातें ना रखी होती तो समाजवादी पार्टी का भी वही हश्र होता है जो नहीं महाराष्ट्र नहीं, मैं शिवसेना का। ऐसा मैं कहने लगूंगा तो ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही अपनी या अपने जैसे लोगों की वाहवाही हो जाएगी। मैं सिर्फ इस बात में खुश हूँ कि मेरे को जो ठीक लगा वो प्रयास, जो भी मेरी हैसियत थी उसके हिसाब से मैंने किया, और पार्टी के सारे बड़े लोगों ने इस तरह का आचरण, व्यवहार और समर्थन किया माननीय अखिलेश जी का कि पार्टी का नुकसान नहीं हुआ। इतना पर्याप्त है। पार्टी, और इसके पीछे भी नेताजी हैं। देखिए, नेता अखिलेश जी को टाइम से पहले नेताजी ने नेता प्रपोज किया। सर पहले उन्हें युवा संगठनों का प्रभारी बनाया, फिर उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो जिस उद्देश्य से बनाया था कि फ्यूचर की लीडरशिप इनके हाथ में रहेगी, पार्टी जवान हो जाएगी, 30 साल तक नेतृत्व का झगड़ा नहीं रहेगा, और ये नहीं रहेगा कि इनके बाद कौन लीडर होगा। ये लाइन अपने टाइम में नेताजी ने जो लाइन खींची थी वो लाइन बरकरार रही, यही खुशी की बात है। नहीं, अखिलेश जी ने साबित भी किया और पार्टी को और आगे तक लेके गए हैं। लेकिन आज की डेट में जो गुटबाजी थी वो सीमित हो गई है या अभी भी बनी हुई है, या देखिए, राजनीति रहेगी, संगठन रहेगा तो गुट भी रहेंगे, विचार भी रहेंगे। थोड़े बहुत स्वस्थ हो राजनीति के लिए ज़रूरी भी होते हैं। एक तरफा हमने कोई गलत बात कह दी, सब हाँ हाँ करें तो कोई अच्छी बात थोड़े है। हमारा मत है तो हमारे सामने दूसरे का भी मत है। मत भिन्नता चलती है, मन भिन्नता नहीं होनी चाहिए। हमारी कोई मतभेद हैं, हमने अपनी बात कही, राष्ट्र के सामने दूसरों ने अपनी बात कही, जो फैसला हो गया उसे मान लिया। इतना तो एक स्वस्थ और आंतरिक लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, और इतना समाजवादी पार्टी में है भी। बाकी कोई इस तरह बड़ा गुटबाजी का कोई विषय नहीं है, और मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सबको भरोसा है। वो जो फैसला कर देते हैं लोग मानते हैं। ठीक है, वो फैसला करते, जाहिर सी बात है कि मानते ही हैं, उनका नेतृत्व नज़र भी आता है। लेकिन एक सवाल ये है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें ये माना जा रहा था कि ये चुनाव जो है ये समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। तमाम विशेषज्ञों ने, तमाम विश्लेषण में, तमाम रिपोर्ट्स में ये कहा गया था, और वो चुनाव समाजवादी पार्टी हार जाती है। उसमें उसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? उसकी कई वजह हैं। चुनाव अनकन्वेंशनल हो रहे हैं और हम लोग आकलन कन्वेंशनली कर रहे हैं। सबका मानना है 32% मत से फिर सरकार बन जाती है, ऐसा मानना था सबका। समाजवादी पार्टी को 36% मत बना। सबका मानना था समाजवादी पार्टी को बढ़ के वोट आ रहा है, बढ़ के वोट आया। आकलन यहाँ फेल हुआ कि क्या उतना आ रहा है कि हम बहुमत में चले जाएं। अगर सामान्य तरीके से चुनाव होता, जो तीसरा दल था अगर उसका वोट उसके साथ रहता तो सरकार बन गई थी। हमारे विधायक भी गलतफहमी में, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि जो 70,000 वोट पाके 3,000 से हारा था, उसके कैलकुलेशन में 95,000 उसे मिल रहा है, 95,000 वोट मिल रहा है, तो वो छाती ठोक के कह रहा है मैं 20,000 से जीतूंगा। उसे मिला भी 95,000, लेकिन जो तीसरे को 40,000 मिला था उसे 15,000 मिल गया। तो जिसे 70,000 वोट वाला 95 से ऊपर चला गया, और हमारे 70-80 विधायक 2,000, 4,000, 3,000, 5,000 से हार गए। तो कुछ राजनीतिक मुद्दे ऐसे उठ गए, कुछ हम लोगों को लगा, हमारे लोगों को लगा कि सरकार बन गई है,
तो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हुआ। कुछ देखिए, भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव नहीं लड़ती, एक भाजपा लड़ती है, फिर किसी एक राष्ट्रीय पार्टी को प्रयोग करती है, प्रदेश स्तरीय पार्टी का प्रयोग करके खिलाफ लड़ाती है, फिर कोई और मोर्चा बनाती है। 3-4 लोग, भारतीय जनता पार्टी 3-4 प्लेटफॉर्म पर लड़ती है। आप देखिए उसका पिछले चुनावों में एक नंबर में कितना पैसा, वाइट का पैसा कितना खर्च किया है, 5,000 करोड़। जितना हमारी पार्टी का सारे कितने सालों का फंड भी नहीं होगा, इतना पैसा उन्होंने पिछले 2 साल में चुनाव में खर्च किया है। तो बहुत सारा वोट डाइवर्ट किया गया, बहुत सारा वोट कलेक्ट किया गया, बहुत सारा वोट ट्रांसफ़र किया गया, सारी तरह की चीज़ों का प्रयोग हुआ और लोगों ने ऐसा होते पहले देखा नहीं था। इसलिए जो जनता का माहौल था कि समाजवादी पार्टी को वोट मिलना है, उसके आधार पर लोगों ने माना कि सरकार बन रही है, और बस ये मानने से ही गलती हो गई। आपने जो ये बात पूरी बताई उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात उभर के निकल रही है कि जो बीएसपी का वोट था वो सीधे सीधे बीजेपी को ट्रांसफ़र हुआ और वो हार की जो कई वजह थी उसमें से एक बड़ी वजह बनी। तो ऐसा क्यों नहीं करते, एक बार आप लोग गठबंधन कर चुके हैं बसपा से, इसके लिए बात की जाए आगे? आप 22 से 27 में चले गए ना, 24 में नहीं आए आप, आपको 24 में आना हाँ, चाहिए। लोकसभा चुनाव में तो एक बड़ी जीत क्योंकि दर्ज की थी। हम बसपा से गठबंधन 19 में कर चुके हैं। हमने तो अच्छे मन से गठबंधन किया, जितनी सीटें, जो अच्छी सीटें उन्होंने मांगी वो उनके पास गईं। सारे शहरों की सीटें जहां भाजपा ज़्यादा अच्छा चुनाव लड़ती रही वो हमारे पास आईं। जो सीटें उन्हें पसंद थी वो उनको दी गईं। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जब भी ये सवाल आया तो हमने हमेशा कहा कि अखिलेश जी उम्मीदवार नहीं है प्रधानमंत्री के। 19 के चुनाव में हमने कहा कि वो हमारी तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं है। अखिलेश जी ने खुद कहा कि बहन जी बन जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उनकी नेशनल लेवल में लीडरशिप भी मायावती जी की स्वीकार कर ली उस समय, उनको अच्छी सीटें भी दी। चुनाव का नतीजा आया तो हम 5 लोकसभा जीते, वो 10 लोकसभा जीते। वो 0 से 10 पे गए, हम 5 के 5 ही रहे। उसके बावजूद भी गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया, हमने नहीं तोड़ा। बहुजन समाज पार्टी ने एक तरफा गठबंधन तोड़ दिया। तो जब गठबंधन उन्होंने काफ़ी भला बुरा भी कहा। अब उन्होंने गठबंधन, चलो बुरा बुला तो हम बुरा नहीं मानते, हमारी लड़ाई भाजपा से, हम उधर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपना फोकस नहीं हटाना चाहते। तो चलो कोई बात नहीं। अब उन्होंने जब गठबंधन तोड़ दिया और उन्हें अपने अकेला जाने का फैसला कर लिया, तो हम ज़बरदस्ती क्यों गठबंधन चिल्लाते रहे। गठबंधन तो 2 लोगों के मन और विचार मिलने से होता है। उनका लगातार घोषणा है कि हम अकेले लड़ेंगे, तो उन्हें लड़ने दीजिए। हम लोग पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग को इकट्ठा करना चाहते हैं, और जो मिसकम्युनिकेशन 22 में हो गया था उसको हमने सुधारा। 24 में हमने प्रयास किया, इस देश के पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग को ये एहसास दिलाया कि आपकी लड़ाई समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। तो लोगों ने या तो अपनी पार्टी को वोट दिया या तो समाजवादी को वोट दिया, तभी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। मैं इसे कहना चाहता हूं कि हम लोग लर्निंग प्रोसेस में हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट परसेंट वही था जो 2012 में था, लेकिन हम बुरी तरह चुनाव हारे थे क्योंकि बाकी सारा वोट भाजपा ने अपने पर कंसोलिडेट कर लिया था। 19 में हमने अलायंस किया और अपना वोट बढ़ाया, 15 लोकसभा सीट जीते, लेकिन निर्णायक जीत नहीं हुई। उससे फिर हमने सबक लिया 19 से, 22 में अपना फिर वोट बढ़ाया। तो हम लगातार अपना वोट और ताकत बढ़ाते आ रहे हैं, सबक ले रहे हैं, भाजपा की चीज़ों को समझ रहे हैं, उनको पल पल पे लड़ रहे हैं। और इसी अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि 17 से यात्रा शुरू हुई अपना वोट बढ़ाने की, सीट बढ़ाने की, पार्टी की ताकत बढ़ाने की। तो जब 27 का रिजल्ट आएगा तो मुझे भरोसा है कि 24 की लोकसभा सीटें जो जीती हैं, वो जब सीटों में ट्रांसलेट होती हैं तो जितनी सीट वो बनती हैं उससे ज़्यादा सीटें, उससे ज़्यादा परसेंट ऑफ वोट हम लोग जीत के आएंगे। उदयवीर जी, आप कह रहे हैं कि हम लोग लगातार सीखते हैं और उसको आगे उसकी रणनीति बनाते हैं, और बीजेपी को भी बहुत समझ के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे उल्टा दिख रहा है कि बीजेपी जो है वो आपसे सीख गई है। आपने पीडीए का नारा दिया
लोकसभा में सफलता प्राप्त की और उसी पीडीए पे बीजेपी उतर गई है। और जिस तरह का यूजीसी का बिल आया था, हालांकि कोर्ट ने रोक लगा दी, ये तो उसी तरफ जा रहे हैं, तो ये तो आपके वोट पे फिर कब्जा कर लेंगे। नहीं, वोट पे वो कब्जा इसलिए नहीं कर पाएंगे कि वो खाली नारा लगा सकते हैं, लागू नहीं कर सकते। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, भाजपा की नज़र में विश्वगुरु, देश के सबसे बड़े नेता, महामानव। यूजीसी का बिल आया, एक रात में क्या हो गए? उनकी जात का भी शुद्ध तरीके से नाम नहीं लिया लोगों ने। जो भाजपा के नेताओं ने सोशल मीडिया पे लिखा, वो उनकी जात को का भी नाम बिगाड़ के तेलिया लिखा, तेली भी नहीं लिखा, एक रात में। तो वो जो राजनीति कर रहे हैं, वो समाज के प्रभुत्ववादी लोगों की राजनीति कर रहे हैं। उनकी जो पूरी लीडरशिप है, वो नाम के लिए किसी को आगे कर सकते हैं, लेकिन जिलों की जो लीडरशिप है वो घनघोर जातिवादी, सामंतवादी और प्रभुत्ववादी है। अगर वो, फिर तो हिंदू एकता हो ही जाएगी। अगर सबको सम्मान दे दें, छुआछूत को मिटा दें, सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ चलने लगें, तो फिर भाजपा बचेगी कहाँ? ये सामाजिक न्याय नहीं होने देना है। इसीलिए तो ओमकार राजभर जी को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, संजय निषाद जी को बनाया जाता है, किसी को नेता को पद दिया जाता है। उनकी जो पॉलिटिकल डिमांड्स हैं वो पूरी कभी नहीं की जाती। वो मतलब खाली चेहरा दिखाने वो के लिए जनता है। को, मैंने आपसे पहले कहा, प्रचार कुछ और है, विचार कुछ और है, काम कुछ और है। प्रचार है सबका साथ, सबका विचार, सबका विकास। विचार है समाज के प्रभुत्ववादी लोग इसी तरह काबिज रहें, समाज में कोई प्रगतिशील परिवर्तन न हो पाए, सामाजिक न्याय, आरक्षण, जाति जनगणना, ये सब चीज़ें न हो पाएँ, महिलाओं को आरक्षण न देना पड़े। ये विचार है। और काम किसका है? देश के 2-3 बड़े उद्योगपति और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार। तो देखिए ना, वो कितना बड़ा काम किया है मोदी जी ने। बताइए, वहाँ पे इतना बड़ा टैरिफ लगा था, सब हटवा दिया उन्होंने, और आप उसकी तारीफ नहीं कर रहे। लगवाया क्या हमने था? किसने लगवाया था? हमने नहीं, लेकिन हटवा तो दिया ना उन्होंने, पूरा बैलेंस कर दिया, अमेरिका को दबाव में ले लिया। ये नहीं बताया आपको कि क्या क्या अपनी तरफ से वादा करके हटा, क्यों लगा और क्यों हटा? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी को कोई दौरे पड़ते हैं? अचानक लगा देते हैं, फिर बिना बात के हटा देते? जब अपने बाजार को उनके लिए खोल दोगे, सामान उनका आएगा, कंज्यूम आप करोगे, मुनाफा वो कमाएंगे। बाजार की तो सब लड़ाई है। चीन आपके पूरे बाजार पे कब्जा कर रहा है, हर चीज़ चीन की चल रही है, मास प्रोडक्शन कर रहा है। आपका लोकल व्यापारी उस कीमत पे प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता, कैसे सरवाइव करेगा? तो बाकी सब मोदी जी का ठीक है, ये देशभक्ति वाला नारा गलत है। जो देशभक्ति का नारा देगा वो देश के उद्योग का भी ध्यान रखेगा, ट्रेड डेफिसिट का भी ध्यान रखेगा, ट्रेड बैलेंस का भी ध्यान रखेगा, यहाँ का छोटा व्यापारी कारोबारी कैसे बचेगा ये भी ध्यान रखेगा, और यहाँ का किसान मजदूर का क्या होगा, रोजगार कैसे मिलेगा, ये सब देशभक्ति की आर्ट में आती है। ये नहीं कि कभी कोई बात पड़ी, एक हमला कर दिया या कुछ बॉर्डर पे बात हो गई, वही देशभक्ति है। वो भी देशभक्ति है, लेकिन उससे बड़ी देशभक्ति ये है क्योंकि ये ताकत देती है देश को लड़ने की। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऊपर बड़ी बड़ी बातें, अंदर से कुछ नहीं है, खोखली बातें हैं। ये आप भी जानते हैं। अमेरिका के दबाव में है, चीन के दबाव में है भारत, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अरे भाई, जब लगातार अमेरिका इतने दिन तक कहता रहा कि हमारे कहने से सीज फायर हुआ है, भारत की सरकार के वहाँ से राष्ट्रपति बोलता था और यहाँ से भारत सरकार का एक विदेश विभाग का प्रतिनिधि कहता था कि नहीं ये बात गलत है, नहीं ये बात गलत है। और अगर एक देश का राष्ट्रपति बोलता है तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ये है कि वहाँ के राजदूत को बुलाया जाता है और उसे निर्देशित किया जाता है कि आप अपने राष्ट्रपति से कहिए कि हमारा दुष्प्रचार न करे, वरना कार्रवाई की जाती है। अगर बराबरी का संबंध है तो या तो आप मान लीजिए वो बोल रहे हैं, हम उनका क्या कर पाएंगे।
या तो मान लीजिए वो बोल रहे हैं वो सच है, दोनों बात नहीं मानते, कोई तो सच है दोनों बातों में से। तो दो माफिया दुनिया से चले गए, एक जेल में मर गया, एक पे अटैक हुआ वो मर गया। अतीक और मुख्तार की बात कर रहा हूँ। पुलिस आप ही की अभिरक्षा, पार्टी सुनो, के पुलिस खून है। अभिरक्षा में किसी की जान से गोली मार के मर जाना पुलिस की सफलता है या असफलता है, आप बताइए। नहीं, वो तो सफलता तो किसी भी स्थिति में नहीं, किसी को भी मार दिया जाए, कहीं पे मार दिया जाए तो फिर उसको सही नहीं माना। पुलिस पूरी खड़ी है, पूरा पकड़ के जा रही है, सेंसिटिव मामला है, और सरेआम लोग गोली मार के गिरफ्तार हो जा रहे हैं। तो ये तो अगर किसी भी मुकदमे में वो ट्रायल फेस करेगा। मुकदमा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे भी था, मुकदमा तो ब्रजेश पाठक पे भी था, मुकदमा तो केशव मौर्य पे भी था। किस पे मुकदमा नहीं है? इतने सारे माफिया उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं जो सरकार के पदों पर बैठे हुए हैं, जैसे ही भाजपा में आ जाते हैं उनकी जांच खत्म हो जाती है, उनके जो है उनको तुरंत वाई श्रेणी और केंद्र की सिक्योरिटी मिल जाती है, केंद्र की भी सिक्योरिटी, यूपी की भी सिक्योरिटी। उनसे सब डरते हैं, उनकी जान को इतनी सुरक्षा की खतरा हो गया उनकी सुरक्षा को कि उनको दो जगह से सिक्योरिटी। तो जब आप ये देखते हैं कि आप ये चूज करते हैं कि कौन आपके राजनीतिक प्रयोग में आ रहा है, किसी को अपनी पार्टी में लेकर प्रयोग करते हैं, किसी को मार के उसके नाम से प्रचार करके प्रयोग करते हैं। अगर कानून व्यवस्था की स्थिति सही मानी जाए तो वो ये होनी चाहिए कि जो गलती करे, अपराध करे, उसको सजा, और जो अपराध ना कर रहा हो उसको अनावश्यक मुकदमे में नहीं फंसाना चाहिए। चलिए, मान ली कानून व्यवस्था की स्थिति आपके हिसाब से वर्तमान सरकार की खराब है, योगी सरकार खराब है, कोई तो अच्छाई होगी जो आपको अच्छा लगता होगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है। मेकअप, प्रचार प्रसार, राजनीतिक षड्यंत्र, पॉलिटिकल कैलकुलेशन भी कह सकते हैं। कुछ तो बातें हैं, अपनी माफिक रिजल्ट लाने के लिए योजना बनाना, उनको लागू करना, नए नए एक्सपेरिमेंट करना। जैसे पहले सोशल मीडिया का प्रयोग कैसे किया जाए, भाजपा ने शुरू किया। अब धन का प्रयोग कैसे किया जाए, अब नया चल रहा है चुनाव आयोग का प्रयोग कैसे किया जाए। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस की, लखनऊ में बैठ के एक एक विधानसभा के 6-6, 7-7 हजार, 10,000, 15,000 वोट चिन्हित किए जा रहे हैं कि इनको काटना है। कंप्यूटराइज फॉर्म भरा जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के गांव इतने फॉरवर्ड हो गए हैं कि वहाँ कंप्यूटर शिकायत करने के लिए शिकायत करता है, सारे फॉर्म कंप्यूटराइज भरता है। एक एक आदमी 100, 150, 300, 30, 40, 50 फॉर्म पे दस्तखत कर रहा है, और 3 आदमी तो आज ही आ गए जो कह रहे हैं कि मेरे नाम से शिकायत की है, फर्जी है, मैंने दस्तखत नहीं किए। तो ये वोट न पढ़ने देना, वोट न बनने देना, वोट कटवा देना, चुनाव आयोग का हाथ पे हाथ रखे बैठे रहना, चुनाव आयोग का इस तरह बयान देना जैसे वो हमारा विरोधी दल है। अरे हमें शिकायत मिलेगी, हम आयोग से शिकायत करेंगे, आयोग की जिम्मेदारी है उस शिकायत का निस्तारण करे। अगर आयोग गलत है शिकायत तो हमें सूचित करेगा, आपकी शिकायत में ये गलती पाई गई, और यदि आयोग हमारी शिकायत सही है तो कार्रवाई करे। और कार्रवाई सिर्फ ये नहीं है कि वोट काटने से रोक दिया। जिन लोगों ने फर्जी फॉर्म जमा किए, जिन लोगों ने जिन्होंने किसी के फर्जी दस्तखत किए, उन पर मुकदमा दर्ज हो, उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि डेटरेंट भी तो होना चाहिए। हमने कोई अपराध कर दिया, हमें कोई भय ही नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, तो हम मानेंगे क्यों? ये सजा, थाना, कचहरी, मुकदमा, ये इसीलिए तो है कि लोगों को पता रहे कि अपराध करने वाले और नहीं करने वाले में अंतर क्या है। इसका मानक ये बन जाएगा आप भाजपा में तो कुछ भी करो, तो कोई क्यों कानून से डरेगा? अपराध कर देगा, पुलिस आएगी तो दिखा देगा भाजपा की पर्ची। नहीं, डरते तो आप लोग भी हैं ना। अयोध्या का नाम आते ही आप लोग उस पर बात करना नहीं पसंद करते हैं, वहाँ दर्शन जाने से अवॉइड करते हैं, तो डरते तो आप लोग भी हैं ना। आपने नाम लिया, आपने नाम लिया, मैं डरा क्या? आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। हाँ, तो मतलब आप जो मंदिर, अयोध्या का मंदिर बना, तो वहाँ पे अखिलेश जी को जाना चाहिए था। ये क्यों, कौन तय करेगा कि अखिलेश जी को कहाँ कहाँ जाना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मंदिर जब बना तो अयोध्या के सांसद को निमंत्रण मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिला? अच्छा, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। अगर देश के प्रधानमंत्री वहाँ ध्वजारोहण के लिए आ सकते हैं, इसलिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश की जनता ने उन्हें चुना है,
तो उस लोकसभा के सांसद को निमंत्रण क्यों नहीं मिलना चाहिए? फिर मैं ये कह दूं कि वो इस बिरादरी के हैं, पासी हैं, इसलिए नहीं मिला, या वो समाजवादी पार्टी के हैं इसलिए नहीं मिला, तो क्या गलत है? तो इधर तो आप बुलाना नहीं चाहते, इधर सबसे ज़्यादा प्रचार ये करते हैं कि वो आते नहीं हैं। अरे भगवान राम को मानना जरूरी है, उनमें आस्था होने का सवाल है, या भाजपा के बताई जगह पे सर झुका के आना जरूरी है? अखिलेश 2 बार हमारा चित्रकूट में शिविर हुआ, अखिलेश जी दोनों बार वहाँ गए, दोनों बार उन्होंने कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की। तो क्या वो भगवान राम की पूजा नहीं है? भाजपा के ही बताए हिसाब से क्यों आना है? और लखनऊ में एक जगह अखिलेश जी चले गए, पीताम्बरा पीठ का यज्ञ हो रहा था, वहाँ से बुलाया था, हमारे विधायक अरमान जी ने कहा कि नहीं सर हमारे क्षेत्र में और आप चलिए, हो गए। वहाँ पूरी एबीपी नारा लगाने लगी, ये धर्म विरोधी, इनको नहीं आने देंगे। तो अयोध्या को एक राजनीतिक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट भाजपा ने बनाया हुआ है, आपको ये समझना चाहिए। अगर अखिलेश जी जाएंगे तो विरोध किया जाएगा मुद्दा बनाने के लिए, अखिलेश जी नहीं जाएंगे तो कहा जाएगा कि वो आए ही नहीं। अगर नहीं, सुनिए, अगर नहीं आने जाने वालों से दिक्कत है तो सबसे पहले पूछना चाहिए था देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी से, आप क्यों नहीं आई? अखिलेश जी से तो ज़्यादा जिम्मेदार पद पे वो बैठी हैं, वो एक सांसद हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो देश की प्रधान राष्ट्रपति हैं। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से पूछना चाहिए आप क्यों नहीं आए? अपने वालों से नहीं पूछते। अरे भाई, हमें जब हनुमान जी का मूर्ति लगाने का मन होगा हम हनुमान जी की मूर्ति लगाएंगे, जब हमें शंकर भगवान का मंदिर बनाना होगा हम शंकर भगवान का मंदिर बनाएंगे, जब हमारी इच्छा होगी हम भगवान राम के दर्शन करें हम भगवान राम के दर्शन करेंगे। और हिंदू माइथोलॉजी तो ये कहती है कि जो भगवान जब मन से बुला लेते हैं तो आदमी जाता है, खिंचा चला जाता है। भाजपा इसमें क्यों चर्चा करना चाहती है? हिंदू धर्म इतना लिबरल धर्म है, उदारवादी धर्म है, हमारे यहाँ छूट है, सब भगवान एक ही हैं, चाहे जिसकी पूजा करो। ये तो प्रचार है ना जो आप पूछ रहे हो, आप भी उनके प्रचार में फंस गए हो। अयोध्या नहीं है, नहीं प्रचार के नहीं, बीजेपी लगातार कह रही है, खासतौर से देश के बड़े नेताओं को, विपक्ष के जैसे कि अखिलेश यादव जी है, ममता बनर्जी, कि ये लोग जो स्थापित भगवान के मंदिर है वहां से बचते अपने अपने मंदिर बनवा रहे हैं। नहीं, काली जी के मंदिर है, जाती हैं ममता जी। अखिलेश जी कौन सी जगह नहीं गए? काशी विश्वनाथ में नहीं गए? नहीं, अयोध्या की बात हो रही है। अयोध्या भी जाएंगे, उन्होंने घोषणा कर रखी है कि मैं जो है यहाँ इनका केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनवा रहा हूँ, मेरा प्रण है जब कादेश्वर ये मंदिर पूरा हो जाएगा इटावा वाला, उसके बाद वहाँ पूजा अर्चना करके फिर भगवान राम के मंदिर में दर्शन करूँगा। उनका अपना संकल्प है, उससे जाना चाहते हैं। आपको सवाल भाजपा से पूछना चाहिए। अहिल्याबाई की, होलकर जी की मूर्ति टूटी पड़ी है, जो काशी विश्वनाथ के पुनर्निर्माण में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, इतने मंदिर पर मंदिर टूटे जा रहे हैं, इसका कोई जवाब देगा? शंकराचार्य कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा मंदिर किसी सरकार में नहीं टूटे, ये धर्म के ठेकेदार हैं, शंकराचार्य का भी काम ये कर देंगे। बीफ वालों से अनाप शनाप चंदा भी ये ले लेंगे और गोरक्षा के भी ये जो है चैंपियन बन जाएंगे। तो ये दोनों काम आप प्रेस के लोग कैसे करवा देते हैं इनसे? नहीं, हम तो, हमारा तो काम सवाल पूछना, मैंने तो आपके बिरादरी के लोगों की बात कही। जनता में प्रचार प्रसार और खबरें तो किसी न किसी माध्यम से जा ही रही है ना। नहीं, अखिलेश जी भी जहाँ जाते हैं वो खबर चपती है, ममता जी भी जहाँ जाती है वो खबर चपती है, और जो बीजेपी के नेता भी जाते हैं वहाँ वो खबर छपती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी खबर नहीं छपती, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो वो प्रचारित करते हैं, जो प्रेस, इंडिपेंडेंट प्रेस जो है, वो प्रचार की तह में जाती है और उस प्रचार के 4 सवाल जिसके खिलाफ प्रचार होता है उससे पूछती है, तो 2 सवाल उससे भी पूछती है कि जो प्रचार कर रहा है कि आपको क्या नैतिक अधिकार है। तो दुर्भाग्य से कम ऐसा हो पा रहा है कि भाजपा वालों से पूछे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं, वो तो आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं वाले टाइप के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो नवल कांत सिन्हा के में बैठेंगे क्या? अच्छा, काफ़ी समय ले लिया मैंने आपका, काफ़ी आपने बेबाकी से बात रखी। एक सवाल जो अब आप आने वाले समय में चुनाव होना उत्तर प्रदेश में, 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके पास अपना वोट बैंक है और वो
अगर उनके संग मिल के नहीं लड़ा गया तो वो बीजेपी में शिफ्ट होने का खतरा भी बना रहता है, और वो पार्टियां बीएसपी और कांग्रेस है। तो क्या आगे कुछ गठबंधन की संभावनाएं भी आपको नजर आती हैं? जब चुनाव आएगा तो गठबंधन पे भी विचार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, ये उनका अधिकार है। इंडिया अलायंस में तो हम लोग पहले से हैं, हमारे और कांग्रेस का गठबंधन चल ही रहा है, तो मुझे लगता है कि वो बात तो स्वाभाविक ही है। और बहुजन समाज पार्टी पहले ये घोषित कर चुकी है कि उसे किसी से गठबंधन नहीं करना है, और हम 24 में बहुजन समाज पार्टी के 7 लड़के, अलग अलग लड़के भी भाजपा को प्रदेश में हरा चुके हैं। इसलिए हमारा काम है, हम अपनी पार्टी को, अपने कैडर को, अपने मुद्दे को और इस देश के पीड़ित, शोषित, वंचित वर्गों को इकट्ठा करने का, उनकी आवाज़ को मजबूत करने का काम करें। मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीत के आएगी। चलिए, धन्यवाद उदयवीर जी। उदयवीर जी ने बड़ी विस्तार से सब बातें रखी, अपनी स्टूडेंट लाइफ से अपने शुरुआत के भविष्य और आज की राजनीति पे तमाम मुद्दों पे बातचीत की, बीजेपी पे जोरदार निशाना साधा, और जो 27 की है रणनीति इनकी, उस पर भी हल्की फुल्की चर्चा की। तो उदयवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको फिर हम समय समय पर बुलाते रहेंगे। फिलहाल दर्शकों, हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।